प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कविता, कहानी एवं नाटक की रचना का अध्ययन करेंगे और यह भी जानेंगे कि कविता क्या होती है, कहानी एवं नाटक क्या होते हैं, कविता कैसे लिखी जाती है, कहानी एवं नाटक की रचना किस प्रकार की जाती है। बच्चों, कविता, कहानी, नाटक से संबंधित बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें एक प्रश्न 3 अंक का होगा और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तीनों ही टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं। बच्चों, टॉपिक की बात करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट, शेयर भी करना। अब बात करते हैं बच्चों कविता की। क्या होती है कविता? किसे कहते हैं कविता? कवि की रचना कविता कहलाती है। ऐसी पद्य रचना जिसे गाया जा सकता है कविता कहलाती है। पंडितराज जगन्नाथ ने अपनी रचना रस गंगाधर में लिखा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात सुंदर अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द ही कविता है। आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में लिखा है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही कविता है, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें किसी रस का प्रयोग हुआ है वह वाक्य ही कविता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कविता क्या है? जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे ही कविता कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कविता कैसे लिखी जाती है, कविता की रचना किस प्रकार की जाती है। बच्चों, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जिसने आपके दिल को छुआ हो, जो आपको अभी तक याद है, जिसे आप भुला करके भी नहीं भूल पाए हैं, जिसने आपको प्रभावित किया है, मन की उन्हीं बातों को, दिल की उन्हीं बातों को कविता के रूप में लिखने के लिए शब्दों का मेलजोल करना चाहिए, शब्दों का तालमेल बिठाना चाहिए, शब्दों की तुकबंदी करने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। सही बात के लिए सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कविता शब्दों का ही जादू है। शब्दों का मेलजोल कविता की पहली शर्त है। और क्या होना चाहिए कविता के लिए? भाषा कैसी होनी चाहिए? जो पाठक या श्रोता की समझ में आसानी से आ जाए, यानी सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अलंकार एवं छंद कविता को सुंदर बनाते हैं, रोचक बनाते हैं, सहज एवं बोधगम्य बनाते हैं। रस कविता की आत्मा है, रस युक्त वाक्य ही कविता है। रस को कविता की आत्मा कहा जाता है, जान माना जाता है कविता की, और अलंकार को कविता के गहने यानी आभूषण माना जाता है। कविता रचना की योग्यता हेतु व्यवहार ज्ञान यानी पुस्तकों का अध्ययन मनन करना चाहिए, यानी छंद, अलंकार, रस, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, व्याकरण, अच्छे अच्छे कवियों की पुस्तकों का, कविताओं का अध्ययन मनन करना चाहिए। ऐसा करने से कविता लिखने की योग्यता का विकास होता है। हम कविता लिखने में समर्थ हो सकते हैं, योग्य बन सकते हैं। बार बार अभ्यास करने से कविता की रचना की जा सकती है, यानी कविता लिखने की प्रैक्टिस करना। बार बार कविता लिखने की कोशिश करने पर भी हम कविता की रचना कर सकते हैं। अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा भी कविता की रचना कर सकते हैं। जैसा कि कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। यानी अभ्यास करने पर जड़मती अल्प बुद्धि भी सुजान यानी विद्वान बन जाते हैं। तो उसी प्रकार प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा कविता लिखी जा सकती है, कविता की रचना की जा सकती है। तो यह थी बच्चों कविता से संबंधित बातें, कविता की रचना प्रक्रिया से संबंधित बातें। अब बात करते हैं कहानी की रचना प्रक्रिया की। पहले समझते हैं कि कहानी होती क्या है। कहानी एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या घटना का उल्लेख किया जाता है लेखक द्वारा। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक घटना को या भाव को पल्लवित करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। वह ऐसा रमणीय बगीचा नहीं जिसमें भांति भांति के फूल, बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमले की तरह है कहानी। कहानी किसकी तरह है? एक गमले की तरह है, जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दिखाई देता है।
कहानी किसकी तरह है? गमले की तरह। उपन्यास बगीचे की तरह। उपन्यास में बच्चों किसी व्यक्ति या महापुरुष के जीवन की पूरी घटना होती है, लेकिन कहानी में किसी व्यक्ति या महापुरुष के जीवन की किसी एक घटना या एक मनोभाव को दिखाने का प्रयास होता है लेखक का। कहानी में जीवन की एक घटना का उल्लेख होता है, तो उपन्यास में जीवन की पूरी घटना होती है, पूरे जीवन की कहानी होती है। जैसा कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा कहानी में मुंशी बंशीधर जो दरोगा हैं उनके जीवन की एक घटना का उल्लेख प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया है, जब वो पंडित रऊफुद्दीन की नमक की गाड़ियों को पकड़ते हैं। नदी के पुल का सीन, नमक की गाड़ियों को पकड़ने का सीन ही वही घटना उस कहानी के द्वारा दर्शाई गई है, जिससे लेखक ने ईमानदारी, सच्चाई और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश दिया है। तो कहानी में जीवन की किसी एक घटना का उल्लेख होता है, और जबकि उपन्यास में जीवन का संपूर्ण जीवन का वृत्तांत होता है, संपूर्ण जीवन की कहानी होती है। कहानी तो उस गमले की तरह है जो अपने सौंदर्य से, अपने माधुर्य से, सौंदर्य से सबको प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। कहानी भी उसी गमले की तरह है जो अपने एक मनोभाव से, अपने एक संदेश से सबको प्रभावित करती है, श्रोताओं को, पाठकों को आकर्षित करती है। अब बात करते हैं बच्चों कहानी की रचना प्रक्रिया की। कहानी कैसे लिखी जाती है? बच्चों, जिस प्रकार हमारी बॉडी, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। हमारा शरीर, हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु। उसी प्रकार से कहानी एवं नाटक की रचना भी कुछ तत्वों से होती है। सबसे पहला तत्व कहानी का क्या है? कथा वस्तु। कथा वस्तु यानी कथानक, विषय वस्तु, कहानी की विषय वस्तु, मटेरियल। कहानी के ढांचे को कथानक अथवा कथा वस्तु कहा जाता है। प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अभाव में कहानी की रचना की कल्पना नहीं की जा सकती। अगला तत्व है कथा वस्तु या कथानक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कहानी का। उसके बाद अगला तत्व है कहानी का पात्र या चरित्र चित्रण। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है, तथा पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। पात्रों के बीच का द्वंद्व, संघर्ष, लड़ाई झगड़ा, बातचीत, संवाद कहानी को आगे ले जाता है। तीसरा तत्व है कहानी का कथोपकथन यानी संवाद योजना, डायलॉग। कहानी के संवाद पात्रों के अनुकूल होने चाहिए, संवाद छोटे और सरल होने चाहिए। देश काल और वातावरण। चौथा तत्व है कहानी का बच्चों देश काल और वातावरण, यानी कहानी में जिस समय, जिस स्थान, जिस समाज की या वातावरण की बात की गई है उसकी झलक कहानी में दिखनी चाहिए, तभी वह कहानी वास्तविक लगेगी, तभी उस कहानी से श्रोता या पाठक प्रभावित होगा, तभी वह कहानी लोकप्रियता को प्राप्त होगी। तो देश काल और वातावरण यानी कहानी में जिस समय, जिस घटना, जिस स्थान की बात की गई है उसकी झलक उसमें दिखनी चाहिए, जिससे कहानी वास्तविक लगे। अगला तत्व बच्चों भाषा शैली, यानी कहानी को लिखने का तरीका, कहानी की भाषा। तो कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? जो पाठक या श्रोता की समझ में आसानी से आ जाए, और जो पाठक या श्रोता को पढ़ने पर या सुनने पर कैसी लगे? सुंदर लगे, अच्छी लगे, प्यारी लगे। ऐसी शैली में इस तरीके से लेखक द्वारा उसको लिखा जाना चाहिए। अगला तत्व है बच्चों कहानी का उद्देश्य। उद्देश्य यानी शिक्षा, सीख, मैसेज, संदेश। हर कहानी का अपना उद्देश्य होता है, सीख होती है, कुछ ना कुछ मॉरल होता है, मानवीय मूल्य होते हैं। जैसा कि ईदगाह कहानी आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, जिसका पात्र हामिद है। वह अपनी अम्मी के लिए मेले से चिमटा खरीद के लाता है, क्योंकि उसे पता है कि जब उसकी माँ खाना बनाती है तो खाना बनाते समय, रोटी बनाते समय चिमटे के हवा में उनके हाथ जल जाते हैं, क्योंकि उनके पास चिमटा नहीं है, इसलिए रोटी बनाते समय उनकी, हामिद की माँ के हाथ जल जाते हैं आग से। हामिद को यह सब नहीं देखा जाता, हामिद को बुरा लगता है, दुख होता है। जब ईदगाह के मेले में हामिद जाता है तो उसकी माँ उसे 3 पैसे देती है खिलौने के लिए, मिठाई खाने के लिए, लेकिन हामिद मिठाई नहीं खाता, खिलौने नहीं खरीदता, वह अपनी माँ के लिए चिमटा खरीद के लाता है 3 पैसे का, और उस चिमटे को माँ को देता है।
वह चिमटा क्यों खरीदता है? जिससे कि रोटी बनाते समय उसकी माँ के हाथ आग से नहीं जले। तो कितना प्यारा संदेश दिया है मुंशी प्रेमचंद जी ने ईदगाह कहानी के माध्यम से। आजकल के बच्चे इतना कद्र या इतना फील नहीं करते हैं माता पिता की स्थिति को, दुख या सुख की स्थिति को। हमें फील करना चाहिए बच्चों हामिद की तरह, माता पिता के दुख दर्द को, उनकी स्थिति को समझना चाहिए कि वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं। हमें उनकी फीलिंग्स की कद्र करनी चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही नमक का दरोगा कहानी से क्या सीख मिलती है? ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हमें ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ईमान से डिगना नहीं चाहिए। तो यह थी बच्चों कहानी की रचना प्रक्रिया की बातें। अब बात करते हैं बच्चों नाटक की रचना प्रक्रिया की। नाटक नट शब्द से बना है, जिसका आशय है सात्विक भावों का अभिनय करना। अभिनय करना यानी एक्टिंग करना, स्वांग भरना, स्वांग धारण करना, रूप धारण करना। अभिनय यानी एक्टिंग करना। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। दृश्य काव्य ऐसा काव्य जिसका आनंद देखकर लिया जाता है। बच्चों कहानी और कविता को पढ़ा या सुना जाता है, जबकि नाटक को देखा जाता है। तो नाटक मंच पर प्ले करने के लिए, मंच पर अभिनय करने के लिए, मंच पर प्रदर्शित करने के लिए नाटक लिखा जाता है। इसलिए नाटक को दृश्य काव्य के अंतर्गत गिना जाता है। दृश्य काव्य जिसको देख करके आनंद लिया जाता है, जिसका आनंद देखकर लिया जाता है वो दृश्य काव्य, और जिसका आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है वो श्रव्य काव्य। कविता, कहानी, उपन्यास इस श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। नाटक गद्य का वह कथात्मक रूप है जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। काव्यसु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला तत्रापि चतुर्थांक तत्र श्लोक चतुष्टयम। बच्चों नाटक के बारे में कहा जाता है कि काव्य में नाटक सबसे सुंदर विधा है, और नाटकों में भी सबसे सुंदर नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी रचना महाकवि कालिदास के द्वारा की गई थी। तो साहित्य में, काव्य में, साहित्य में नाटक को सबसे सुंदर माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसका आनंद देख कर लिया जाता है। और नाटकों में भी सबसे सुंदर अभिज्ञान शाकुंतलम को माना गया है। बहुत ही सुंदर नाटक है महाकवि कालिदास जी का। कभी पढ़ने का मौका मिले तो अवश्य पढ़िएगा। अब बात करते हैं बच्चों नाटक के तत्वों की। नाटक की रचना किस प्रकार की जाती है, कैसे की जाती है? तो नाटक के कहानी की तरह नाटक के भी अपने तत्व हैं। कुछ तत्व दोनों के कहानी और नाटक के समान हैं, एक जैसे हैं। कुछ तत्व नाटक में एक्स्ट्रा हैं, अलग हैं। तो पहला तत्व क्या है नाटक का, जिस पर नाटक की रचना होती है? कथा वस्तु यानी कथानक। नाटक का पहला तत्व क्या है? कथा वस्तु यानी कथानक। नाटक का मेटेरियल, नाटक की विषय वस्तु। दूसरा जो पात्र है, दूसरा जो तत्व है वह है पात्र या चरित्र चित्रण। यानी कथावस्तु को, नाटक की कहानी को, नाटक की कथावस्तु को आगे कौन बढ़ाएंगे? पात्र बढ़ाएंगे, जो मंच पर एक्टिंग करेंगे, संवाद बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, बातचीत करेंगे, तभी तो नाटक आगे बढ़ेगा, नाटक की कहानी आगे बढ़ेगी। तो पात्र या चरित्र चित्रण यानी कैरेक्टर नाटक का दूसरा तत्व है, जो नाटक रचना हेतु जरूरी है। तीसरा नाटक का तत्व है कथोपकथन या संवाद योजना। संवाद यानी डायलॉग। जो नाटक के पात्र हैं वो मंच पर एक्टिंग करेंगे, अभिनय करेंगे, संवाद बोलेंगे, तभी नाटक आगे बढ़ेगा। अब नाटक के संवाद कैसे होने चाहिए? पात्र के अनुरूप होने चाहिए। यदि पात्र विदूषक है, जोकर है, तो उस विदूषक या जोकर के डायलॉग कैसे होने चाहिए, संवाद कैसे होने चाहिए? हास्यप्रद, हास्यात्मक, कॉमेडी टाइप। यदि राजा का डायलॉग है, राजा का संवाद है, तो राजा का संवाद कैसा होना चाहिए? धीर गंभीर संवाद होना चाहिए। संवाद छोटे छोटे होने चाहिए और सरल होने चाहिए, जो दर्शकों की समझ में आसानी से आ जाए। अगला तत्व बच्चों नाटकों का, नाटक का देश काल और वातावरण। देश काल वातावरण को संकलन त्रय भी कहते हैं। त्रय यानी तीन, संकलन यानी समूह, तीन का समूह। कौन तीन? देश, काल और वातावरण। देश यानी स्थान, काल यानी समय, वातावरण यानी समाज या उस समय का या उस घटना का माहौल। तो देश, काल और वातावरण को संकलन त्रय भी कहा जाता है। यानी नाटक में जिस स्थान, जिस समय, जिस वातावरण का जिक्र किया गया है,
उसकी झलक नाटक में पूरी तरह से दिखनी चाहिए, मंच पर प्रदर्शित होनी चाहिए, जिससे नाटक वास्तविकता जैसा लगे। नाटक में वास्तविकता होनी चाहिए जिससे कि दर्शक खुश हो सके, प्रसन्न हो सके, आनंदित हो सके और उसे वास्तविक लगे। घटनाएं घटित होते हुए, मंच पर घटनाएं घटित होते हुए, अभिनय करते हुए, पात्रों के द्वारा अभिनय करते हुए, एक्टिंग करते हुए उसे वास्तविकता का अनुभव होना चाहिए। यदि क्षीरलोक का विष्णु भगवान का दृश्य है, क्षीरलोक का, तो वहां पर क्षीरलोक जैसा दृश्य मंच पर दिखना चाहिए। या राम और रावण के युद्ध की बात है, या पांडव और कौरव के युद्ध की बात है, तो वैसा दृश्य, महाभारत जैसा दृश्य मंच पर दिखना चाहिए, जिससे दर्शक खुश हो सके, आनंदित हो सके, उसे वास्तविक लगे कि सब वास्तविक हो रहा है, एक्चुअल हो रहा है। तो नाटक देश काल और वातावरण की झलक नाटक में होनी चाहिए। जिस घटना, समय, स्थान की बात की जा रही है उसकी झलक उसमें दिखनी चाहिए, जिससे कि दर्शक खुश हो सके और नाटक लोकप्रिय हो सके। पांचवा तत्व बच्चों नाटक का भाषा शैली। नाटक की भाषा कैसी हो? सरल हो, सुंदर हो, सहज हो, जो सुनने में अच्छी लगे, दर्शक को सुनने में, देखने में अच्छी लगे। ऐसे डायलॉग नहीं होने चाहिए, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छठा तत्व है बच्चों नाटक का उद्देश्य। हर नाटक का अपना उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ मॉरल होता है, कुछ ना कुछ सीख होती है, मैसेज होता है, शिक्षा होती है। महाभारत नाटक की बात करें तो महाभारत नाटक का क्या उद्देश्य है, क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति का हक नहीं दबाना चाहिए, हक नहीं छीनना चाहिए, भाई को भाई का हक नहीं छीनना चाहिए, किसी का भी हक नहीं छीनना चाहिए। आप किसी का हक छीनोगे तो महाभारत जैसा अंजाम होगा, जो अच्छी बात नहीं है। तो हर नाटक का अपना उद्देश्य होता है, मानवीय मूल्य होते हैं, मॉरल होता है, संदेश होता है, सीख होती है। सातवां तत्व बच्चों नाटक का रस। यूं तो नाटक में कई सारे रस का प्रयोग होता है, लेकिन एक या दो में से कोई एक या दो रस प्रमुख होने चाहिए। श्रृंगार या वीर रस में से कोई एक रस प्रमुख होना चाहिए। महाभारत में वीर रस प्रमुख है। अगला जो तत्व है बच्चों नाटक का वह है अभिनय। अभिनय यानी एक्टिंग करना, स्वांग भरना, रूप धारण करना। जो नाटक के पात्र हैं वो मंच पर अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं, और पात्रों की एक्टिंग ही, अभिनय ही नाटक को प्रभावशाली बनाता है, नाटक को लोकप्रिय बनाता है। वही दर्शकों को आनंदित करते हैं अपनी एक्टिंग के द्वारा, अभिनय के द्वारा। तो नाटक किसके लिए लिखा जाता है? मंच पर मंचन के लिए, अभिनय के लिए। वही नाटक लोकप्रिय माना जाता है जिसका अभिनय ठीक प्रकार से हो जाता है, उचित प्रकार से हो जाता है। अगला तत्व बच्चों नाटक का रंगमंच। रंगमंच यानी स्टेज, जिस पर नाटक किया जाता है, जिस पर पात्र एक्टिंग करते हैं, उसे रंगमंच कहते हैं। रंगमंच को विद्वानों ने 3 प्रकार का रंगमंच बताया है। आयताकार यानी रेक्टेंगल शेप, वर्गाकार स्क्वायर शेप, त्रिभुजाकार यानी ट्राइंगल शेप। ये 3 तरह के, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, 3 तरह के रंगमंच बताए हैं विद्वानों ने। ये 3 तरह के रंगमंच प्रभावशाली होते हैं, नाटक के मंचन में असरदार होते हैं, नाटक का ठीक प्रकार से मंचन या अभिनय किया जा सकता है। मंच का जो, जहाँ पर पात्र एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं, उसका आधा हिस्सा पीछे पात्रों के सजने के लिए, तैयार होने के लिए होता है, और उसका अगला आधा हिस्सा जहाँ पर ऑडियंस बैठती है, ऑडियंस देखती है, दर्शक देखते हैं, जहाँ पर पात्र एक्टिंग करते हैं। तो जहाँ पर पात्र एक्टिंग करते हैं, एक तो हिस्सा वो हो गया मंच का, और एक मंच का पिछला हिस्सा जहाँ पर पात्र तैयार होते हैं। तो यह थी बच्चों नाटक की रचना प्रक्रिया से संबंधित बातें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।